हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम MST CET 2024 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका ये चौथा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, वो 9th नंबर वाला मंकी वाला, वो हम इसमें पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम कुछ और अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि ये हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये सभी क्वेश्चंस हम लेकर जैसे कि जाते हैं हमेशा हमारे बोर्ड पर, ताकि उसके ऊपर आप लोगों को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी हमको जो आज सॉल्व करने हैं वो उधर ले जा चुका हूं। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो हमारा छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं ताकि आप लोग पढ़ सको। आप लोग सभी भी ध्यान देंगे। देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन, लिसन। अ मंकी ऑफ मास 50 kilograms climbs on a rope which can withstand a tension T of a 350 Newton। एक बंदर है, रस्सी के ऊपर है, और वो रस्सी, जिस रस्सी के ऊपर वो बंदर लटका हुआ है, 350 न्यूटन इतना टेंशन वो सह सकता है। इसका मतलब सिंपली ये है कि रस्सी के ऊपर अगर 350 न्यूटन से ज्यादा फोर्स एक्ट होगा तो रस्सी टूट जाएगी, और 350 न्यूटन से कम फोर्स अगर होगा तो वो रस्सी वैसे ही बनी रहेगी, नहीं टूटेगी। इफ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पहले मंकी नीचे उतरता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एंड देन क्लाइम्स अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन से नीचे उतरने पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा। तो चूज करेक्ट ऑप्शन। G इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है T इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन व्हाइल क्लाइंबिंग अप, मतलब अगर बंदर ऊपर चढ़ेगा तो रोप पर टेंशन होगा 700 न्यूटन। यू थिंक अबाउट दिस ऑप्शन, दिस मस्ट नॉट बी अ राइट, बिकॉज 350 न्यूटन पर तो रस्सी टूटने वाली है, तो 700 न्यूटन इतना फोर्स अगर उसके ऊपर एक्ट होता है जो 350 से काफी ज्यादा है, तो रस्सी वैसे ही टूट जाएगी। तो आप लोगों को ये ऑप्शन देखकर भी लॉजिकल थिंकिंग करके कुछ ऑप्शन वैसे ही वहां पर आप उसके रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो कि नहीं हो सकते करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है T इज इक्वल्स टू 350 न्यूटन व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे जाएगा तो 350 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अप, मतलब बंदर जब ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी टूटेगी। और चौथा ऑप्शन है रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउन, मतलब बंदर जब नीचे जाएगा तो रस्सी टूटेगी। ये चौथा ऑप्शन है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जैसे लिसन, यहां पर ये कहा गया है कि देयर इज अ रोप, लेट्स से दिस इज अ रोप, और इस रस्सी के ऊपर बंदर है। यहां हमें एक्शन रिएक्शन यूज करना पड़ेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हियर देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन मंकी एंड रोप। मंकी और रोप, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन है। अब मंकी अगर रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी मंकी को ऊपर खींचेगी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और मंकी अगर रस्सी को ऊपर पुश करेगा तो रस्सी मंकी को नीचे पुश करेगी। वंस अगेन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन हम टेक्निकली बाय रूल इसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए कि अगर मंकी यहां लटका हुआ है तो मंकी का जो वेट होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। अब ये वेट mg उस रस्सी को नीचे खींचेगा, लेकिन मंकी अगर यहां स्टेडी है तो इसका मतलब रस्सी भी उतना ही फोर्स मंकी के ऊपर एक्सर्ट करेगी। अब उस फोर्स को हम कहेंगे लेट्स से टेंशन इन द रोप। तो इफ मंकी इज स्टेडी, तो इन दैट केस हमें यहां पर कहना पड़ेगा T मस्ट बी इक्वल्स टू mg, because system is neither coming down nor going up, and as it is not coming down or going up, the net force or the net acceleration on this must be equals to 0. Now if you say T is equals to mg, then you have to say T minus mg must be equals to 0. So this is the net force acting on the monkey and the rope in this situation if monkey is a steady. But just think about it once again, this is the rope, this is the monkey,
weight of the monkey is a mg, tension is the rope is a t, and now monkey is climbing up. अब अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो देयर मस्ट बी सम नेट फोर्स ऑन दैट. तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मंकी? तो मास ऑफ द मंकी इज m, acceleration of the monkey while going up is the au. So therefore net force acting on the monkey is the m into au. And you know net force अगर m au इतना है तो that must be equals to होगा t minus mg is equals to ma, of course upward. तो अपवर्ड सिचुएशन में ऐसे होगा नेट फोर्स. फॉर एग्जांपल अगर ये 100 है और ये 80 है तो 100 में से 80 गया बचा 20, ये 20 न्यूटन फोर्स होगा जो मंकी को ऊपर उठाएगा. तो दिस इज द केस व्हेन द मंकी गोज अप. नाउ थर्ड सिचुएशन, यू नो, लेट्स से इट इज अ मंकी, वेट ऑफ द मंकी इज अ mg एंड टेंशन इज द रोप इज अ t, बट मंकी इज नाउ कमिंग डाउन. तो ऑफ कोर्स मंकी का मास कितना है a, और लेट्स से मंकी जब नीचे आता है तो एक्सेलरेशन है कुछ au. तो वंस अगेन हियर इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मंकी which is the resultant of the t and mg. Now here you have to say t minus mg is equals to m into a d करना पड़ेगा because monkey is coming down. But you think यहां पर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन जो थी उसको हमने प्लस लिया, देखो t की साइन प्लस ली, m इंटू au की साइन भी प्लस ली, लेकिन mg की साइन हमने माइनस ली क्योंकि वो डाउनवर्ड है. अब यहां पर m इंटू ad डाउनवर्ड है तो इसकी भी साइन हमको माइनस लेनी पड़ेगी और ये होगा माइनस एम ए डी, डाउनवर्ड के लिए डी. तो इस केस में टेंशन कितना होगा? व्हाइल गोइंग अप टेंशन जो है वो होगा डेफिनेटली mg उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस m इंटू au. और इस केस में जबकि मंकी नीचे उतर रहा है तो डाउन केस में कितना होगा फोर्स? तो ये माइनस mg अगर उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा mg माइनस m इंटू ad. अब यहां मंकी पहले नीचे उतर रहा है तो पहले हम ये केस सॉल्व करेंगे. तो व्हाइल कमिंग डाउन टेंशन इन द रोप विल बी TD is equals to mg minus MAD. अब mass of the monkey is a 50, acceleration due to gravity is a 10, minus once again mass of the monkey is the 50 and downward acceleration of the monkey is given to you, that is 4. Now 50 minus 50 into 10, that must be 500, minus 50 into 4, that must be equals to 200. 500 minus 200, तो इस केस में जो फोर्स एक्ट होगा that must be equals to 300 न्यूटन. तो this is the force acting on the rope when the monkey is going down with the acceleration of a 4 meter per second square. अब चलो मंकी जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा उसकी बात करेंगे. तो TU that must be equals to mg plus MAU. तो m मतलब कितना है? तो 50 into g मतलब है 10 प्लस once again mass of the monkey is the 50 और एक्सेलरेशन जिससे कि वो मंकी ऊपर जा रहा है उसकी वैल्यू है 5. अब सोचिए क्या होगा. 50 into 10 that must be 500, 50 into 5 that is a 250, 500 plus 250 so that must be equals to 750 न्यूटन. नाउ जस्ट ऑब्जर्व द ऑप्शंस. तो यहां पर जो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग जब मंकी ऊपर चढ़ेगा तो टेंशन 750 न्यूटन है. अब इसमें जो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इसमें जो पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है वो कहा गया है कि 700 न्यूटन व्हाइल क्लाइंबिंग अप. तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग. दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज t इज इक्वल्स टू 350 न्यूटन व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, लेकिन हमने तो व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड टेंशन जो है वो 300 न्यूटन निकाला, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. अब चौथा ऑप्शन देखिए, तीसरे से पहले चौथा ऑप्शन देखिए, रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड. अब रोप टूटेगा नहीं ना, क्योंकि जब रस्सी को टूटना है तो 350 न्यूटन फोर्स चाहिए, लेकिन मंकी जब नीचे उतरेगा तो रोप के ऊपर तो 300 न्यूटन ही फोर्स है. तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन जो है ये भी रॉन्ग है. अब देखिए मंकी जब ऊपर चढ़ता है तो फोर्स है 750 न्यूटन, और ऑफ कोर्स 750 न्यूटन जितना फोर्स या टेंशन रस्सी विथस्टैंड कर सकती है उससे काफी ज्यादा है. तो जब मंकी ऊपर चढ़ेगा तो फोर्स इस फोर्स से, मतलब जो फोर्स वो विथस्टैंड कर सकता है उससे ज्यादा होने की वजह से जरूर इस कंडीशन में वो रस्सी जो है वो टूटेगी, और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी. तो इन दिस वे यू हैव टू थिंक जस्ट लॉजिकली. लॉजिकल रीजनिंग जो कहते हैं ना टीचर्स आपको कि लॉजिकल रीजनिंग करना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव, तो हमने यहां पर जो किया है दैट इज नथिंग बट द लॉजिकल रीजनिंग. यहां पर हमने न्यूटन्स लॉ को यूज किया है.
जो था तीसरा न्यूटन्स लॉ जो हमने इसमें यूज किया है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। वैसे भी देखिए क्या होगा, मंकी जब ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी को नीचे खींचेगा ना, तो ऐसी केस में रस्सी के ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा, पहले ही mg है उसके ऊपर, और नीचे खींचेगा कितने फोर्स से, तो ऑफ कोर्स वो फोर्स होगा जितना फोर्स मंकी के ऊपर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उतना, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 50 into 5, तो दैट इज 250। तो इसीलिए इस केस में वेट और रस्सी के ऊपर मंकी के ऊपर चढ़ने की वजह से वो उसको जो नीचे खींचेगा वो दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे, इसीलिए यहां पर mg प्लस ma आया है। और इसीलिए ये 500 प्लस 250 मतलब ये हो गया था 750 750 न्यूटन। और इस केस में मंकी जब ऊपर नीचे उतरेगा तो रस्सी को ऊपर पुश करेगा, मतलब रस्सी के ऊपर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में मंकी का फोर्स कितना एक्ट होगा जब वो नीचे उतरेगा, 50 into 4 that must be equals to 200। तो in that case 500 minus 200 तो that must be equals to 300। तो ये सब कैलकुलेशन किए बगैर भी अगर आप इस तरह से सोचोगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये अगर आप कर सकोगे तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का। ये नहीं कर पाओगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू गेट सिलेक्टेड इन एनी गुड इंस्टीट्यूट। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ये हमने 7वां क्वेश्चन जो हमारा छूट गया था पीछे उसको सॉल्व किया है, और अब यहां पर हम बढ़ेंगे आगे। जो ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं इसके ऊपर लेकर आया हूं। अब देखिए यहां पर ये कहा गया है, 10वां सवाल आप लोगों के सामने है। अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ऑन द अर्थ सरफेस वो दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छे से ध्यान रखना। और आगे कहा गया है अल्टीट्यूड अबाउट इट्स सरफेस एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस टू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस टू मतलब वहां तक वो कम हो गई। कितनी कम हो गई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट अल्टीट्यूड मतलब हाइट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी कम हो गई। और फिर आगे ये पूछा गया है हमें विच ग्रेविटी इज क्लोज टू, मतलब वो अल्टीट्यूड कितना होगा क्लोज टू। इसमें रेडियस ऑफ द अर्थ दी गई है, रेडियस ऑफ द अर्थ दी गई है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का फार्मूला जो है वो है r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इंटू g। ये सरफेस के ऊपर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो gh इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका r प्लस h होल स्क्वायर और इंटू ये होगा g। चलो आगे बढ़ते हैं। gh इज इक्वल्स टू ये होगा r स्क्वायर अपॉन, इसको एक्सपांड करते हैं, ये होगा r स्क्वायर प्लस ट्वाइस rh प्लस h स्क्वायर और इंटू आगे बना रहेगा g। अब इसमें से r स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो gh इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा r स्क्वायर ऊपर वैसे बना रहेगा डिवाइडेड बाय यहां r स्क्वायर हम कॉमन निकाल रहे हैं और ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये r स्क्वायर निकल जाने की वजह से कॉमन यहां बचेगा 1। अब देखो यहां r स्क्वायर था ही नहीं तो इसको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर r स्क्वायर आएगा। और ये r स्क्वायर बाहर निकलने पर ये ट्वाइस h अपॉन r बचा रहेगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन r और प्लस अब यहां तो r स्क्वायर बिल्कुल ही नहीं था तो आपको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग r स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन और फिर ऑफ कोर्स यहां पर ये बचेगा h स्क्वायर और वो जो डिवाइड किया था वो r स्क्वायर, लाइक दैट। और इनटू यहां पर हमारे पास ये g है ऑलरेडी एट द सरफेस। आगे बढ़ते हैं, gh इज इक्वल्स टू ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 1 अपॉन, सोचिए ये किस ब्रैकेट का एक्सपांशन है, 1 इंटू एच अपॉन आर, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है क्योंकि पहले का स्क्वायर प्लस दोनों के प्रोडक्ट का डबल और प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो इसका मतलब दूसरा होगा एच अपॉन आर और पहला होगा 1, तो इट इज 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर और इंटू ये होगा जी। अब फटाफट वैल्यूज प्लेस करते हैं। GH की वैल्यू है 4.9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर और इंटू जी की वैल्यू होगी 9.8। यू नो 4.9 2 9.8
और ऐसे सिचुएशन में ये 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर अगर हम इधर लेकर आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर हमारे पास बचेगा 2, और दोनों साइड का रूट अगर करते हैं तो इस साइड में बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2 का रूट होगा √2, जिसकी वैल्यू है 1.414। अब ये 1 अगर उधर लेकर जाएंगे तो h अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1.414 minus 1, तो that must be equals to 0.414, और it implies h is equals to 0.414 into r. Understand? Now further value place करोगे तो h is equals to यह आएगा 0.414 into r की वैल्यू 6.4 into 10 to the power 6। अब ये कैलकुलेशन टेंटेटिव आपको करने हैं। देखिए ये 1 4 छोड़ दीजिए तो h इज इक्वल्स टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 6 आएगा 1 कैरिड, एंड 4 6 जा 24 प्लस 1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 25, डेसिमल पॉइंट 2 हाउस पीछे, तो टेंटेटिव आंसर है 2.56 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल पहला मिल रहा है, क्योंकि हमारा आंसर टेंटेटिव आया 2.56, उसका क्लोजेस्ट ऑप्शन है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से इस ग्रेविटेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम पूछा गया था वो भी आप सॉल्व कर सकोगे, और डेफिनेटली यहां वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निकाल पाओगे। तो दिस वाज योर 10th क्वेश्चन। अब देखिए 11वां सवाल क्या था, मैंने यहीं पर इसको लिया हुआ है ताकि वापस हमको ना जाना पड़े। देखिए इसमें क्या कहा गया है, relative permittivity and permeability of a material is epsilon r and mu r respectively. Which of the following values of these quantities are allowed for the diamagnetic material? अब देखिए परमिटिविटी का जहां तक सवाल है, कोई भी सब्सटेंस अगर है तो उसकी परमिटिविटी हमेशा 1 से ज्यादा होती है, इट इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन परमिटिविटी वाले 2 ही ऑप्शन इसमें नजर आते हैं। ये नहीं है देखो 1 से कम है 1 से कम है, लेकिन यहां पर परमिटिविटी 1 से ज्यादा है और यहां पर भी परमिटिविटी 1 से ज्यादा है, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी और डी, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब सोचिए परमिएबिलिटी के बारे में। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के परमिएबिलिटी जो है वो 1 से कम होती है। अब परमिएबिलिटी 1 से कम देखिए किसमें है, सी में, डी में है या बी में है, तो बी में है। तो परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड परमिएबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1। अब इस कंडीशन में यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो ऑफ कोर्स ये बी बैठता है। तो इसीलिए ये जो सवाल था, जो सवाल हमने अभी सॉल्व किया, उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑफ कोर्स होगा बी। तो बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इस तरह से आज हमने ये 11th नंबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, यहां तक हम आ चुके हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।